हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी और उससे जो भी टॉपिक बताया गया है उससे आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो जो आज की वीडियो वो आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि देखिए आपको अगर 1 से 10 तक गिनती नहीं आती तो आप उसके बाद 11, 12, 13 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपने फ्रांस जो हमारा चैप्टर लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो आपने अगर इसको नहीं पढ़ा होगा, जो हमारे प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा होगा तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं। आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा सब टॉपिक है इसमें, क्योंकि हमने बिल्कुल जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे। जो हमें नहीं पढ़नी हेडिंग वो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा जो मीनिंग जो हमारा जो मेन में एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा मेन होता है एग्जाम में, उन्हीं अगर टॉपिक को लेकर चलेंगे तो ही हमारा चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर हम चाहें तो सब आपको पढ़ाएं तो हमारा कम से कम नहीं तो 10-12 दिन तो एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में लगेगा। तो ऐसे नहीं करना, हमको जल्दी से अपना कोर्स भी कंप्लीट करना और हर एक टॉपिक बताना है जिससे आपके पेपर में छूटे भी ना और आपका काम भी हो जाए उस चैप्टर से। क्योंकि ये जो हमारे इतिहास के जो चैप्टर है इसमें से 20 नंबर का आता है। ठीक है, 20 नंबर का आता है, तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता होगा। ठीक है, हर एक वो टॉपिक बताते हुए चलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। सन 1815 ईस्वी की, सन 1815 ईस्वी की, ठीक है, सन 1815 ईस्वी की स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, ठीक है, सन 1815 की स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था। आप देखिए इसमें आपको जो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी दिक्कत ना लीजिए, लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके जितने भी शुरुआत की हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो हमने आपको बता चुके। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश शासन थी। मतलब कि उसको कोई मतलब नहीं था कि वहां की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो अपना अत्याचार बिल्कुल डे टू डे चल रहा था, उनका जैसा था अत्याचार, निरंकुश शासक ऐसा ही होता है। और वो अपना काम करवा रहे थे उन लोगों से, और कोई भी समय निर्धारित नहीं था। किससे? यूरोप वासियों से। उन्होंने जनता पर क्रांतिकारियों के उन सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यानी कि क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी शांत नहीं बैठते, आप सभी जानते हैं। तो वो जितने भी लोग क्रांतिकारी थे वहां के लोग, तो उन्होंने उनको शांत कराने का सफल प्रयास करा। यानी कि वो प्रयास करते रहे कि ये कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सभी शांत हो जाए और क्रांति ना करे। लेकिन वहां पे जो क्रांति थी वो शांत होने वाली नहीं थी। ठीक है, जिससे उनकी निरंकुश सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगर उन्होंने उनको शांत कराने की कोशिश करी और उनके लिए वो क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। हमने क्या कहा, क्रांतिकारी शांत नहीं बैठेंगे, ऐसे ही नहीं वो क्रांतिकारी बने। ठीक है, इस प्रकार के सेंसरशिप के नियम बनाने के फ्रांसीसी क्रांति के व्यक्त किए गए स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार को नियंत्रित करते हुए, यानी कि जो वहां की यूरोपवासी पे जो अत्याचार करे जा रहे थे, जो उनका था वेतन नहीं दिया जा रहा था टाइम पे, और जो वहां का समय निर्धारित हुआ था। ठीक है, समय निर्धारित होता है, अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हो तो बड़ी बड़ी उसमें भी समय निर्धारित होता है, और कोई मजदूर भी होता है तो उसका भी समय निर्धारित होता है कि मैं इतने ही समय में काम करूंगा और इतने समय के बाद काम नहीं करूंगा। और जैसे कि कोई बड़ी कंपनियां चल रही है, तो अगर कोई मशीन में काम कर रहा है, ठीक है, मशीन में अगर किसी की दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके घर को मुआवजा मिलता है ना, तो वहां पे वो मुआवजा भी नहीं देते थे। वेतन की तो बात ही छोड़िए, मुआवजा भी नहीं मिलता था अगर वो मर जाता था तो। ठीक है, उनके घर वालों को ये भी था उनके प्रति। इसी छोटे छोटे कारणों को लेकर उसमें क्या हुआ था, क्रांति उत्पन्न हुई थी। और कई सारे कारण थे, ये श्रमिक के ऊपर ही नहीं थे, और कई कारण भी थे। ठीक है, और कई कारण भी थे, जैसे कि वहां पे स्कूल का निर्माण नहीं था, अस्पताल नहीं थे। ठीक है, विद्यालय तो स्कूल में आ गया, और सड़क, वहां की जो सड़क थी वो भी टूटी फूटी थी, वो भी नहीं बनवाया था वहां के लोगों ने। तो क्या है
किससे पता चलता है? जो वहां के लोगों ने, यूरोप वासियों ने टैक्स दिया है, तो वो वहां की जो वहां के राजा थे वो हड़प लेते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे, वहां की शासन व्यवस्था पे। तो इसका ध्यान रखते हुए चलना है हमको। जितने भी हमारे पॉइंट बताए जा रहे हैं, आगे की बात करते हैं कि वे रूढ़िवादी व्यवस्था को आलोचना करते हुए, यानी कि जो रूढ़िवादी थी वहां की वो शासन व्यवस्था, उसकी वो आलोचना यानी कि बुराई करते हुए निरंतर उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि कैसे भी हमें इनसे छुटकारा मिल जाए, बाद में तो हम अपना शासन बना ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, कोई भी राजा आता था, अगर उस स्टेट का राजा है उसको मार दिया तो वो दूसरा जो दूसरा राजा आता था वो वहां का राजा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो जनता चुनेगी वही राजा बनेगा, वरना कोई राजा नहीं बनेगा। ठीक है, जो जनता चुनेगी, जो जनता का मत होगा वही राजा होगा। तो वो वही चाहते थे कि ये शासन व्यवस्था जो निरंकुश शासक है इसको हटाना पड़ेगा और फिर हमें ही अपने मतों से अपना राजा चुनना पड़ेगा जो हमारे हितों पर काम करे, ना कि अहित पर काम करे, जो हमारे हितों पर काम करे। यही चाहता था और यही हमारी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की जो हमारे छोटा सा पैराग्राफ से यही कहना चाहता है। इस प्रकार रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, बावजूद उनमें राष्ट्रवादी प्रयास अभी तक जारी है। ठीक है, अभी तक जारी है। यानी इस कहानी में, यानी इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतिहास जिस काल में चल रहा है उस काल में आप खुद को पाइए। ठीक है, ये कहाँ चल रहा है? यूरोप में चल रहा है। और कब? 1815 में। सोचिए आप, बस इमेजिन करिए कि हम भी उस क्रांति में हैं और सोचिए वहां पे कैसा चल रहा है सब कुछ। अगर हम आपसे कहें पूरा पाषाण काल में चले जाइए, यानी कब? बिल्कुल स्टार्ट में, इतिहास के स्टार्ट में। कब? जब आग की खोज हुई थी। ठीक है, जब पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, हम आपसे कहें तब आप चले जाइए जब आपकी खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, तो आप खुद को कैसा पाएंगे कि हमारे अगल बगल ऐसा वातावरण है कि ऐसा एरिया है कि वहाँ पे कोई भी सभ्य मानव नहीं है। वो खाली क्या चाहे, वो है खाना बदोश। यानी कि अगर उसको कोई आदमी मिल जाए या फिर कोई अपना परिवार का ही आदमी है, ठीक है, परिवार का तो वहाँ होता ही नहीं है क्योंकि उनको कुछ सभ्य मानव है नहीं, तो उनका कोई परिवार का नहीं, यानी कि कोई उसका कबीले का ही है, तो वो मर गया तो वो क्या है, उस पूरे कबीले के लिए वो दावत बन जाएगा और वो पूरे कबीले मिल के लोग उसको खा लेंगे। तो वो क्या हो गया, खाना बदोश आदमी होते थे पूरा, जो आदि मानव लोग होते थे। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास को उस जगह ले जाके समझिए जब इतिहास चल रहा, जिस काल में चल रहा। तो 1815 में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, आपको खुद उस शासन व्यवस्था में पाना पड़ेगा। अगर हम आपसे कहें मध्य पाषाण काल में कब? जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज ये आप सभी जानते हैं किसने करी थी? श्री दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने खुदाई कर बताया था कि जो हमारा एरिया था, जैसे कि आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे, लेकिन टॉपिक आप समझिए, टॉपिक हमें समझाने में मतलब है। ठीक है, टॉपिक आप समझिए, ये हमारा है भारत बंदिया। ठीक है, इतने एरिया में था। ठीक है, इतने एरिया में हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही थी और पाकिस्तान में ही था। ठीक है, तो वहां पे क्या कराया था, खुदाई करवाई थी श्री दयाराम साहनी जी ने। तो आप खुद को वहां महसूस करिए कि हम भी वहां पर उस समय में हैं कि जब वहां पर खुदाई हो रही है और वहां पे सभ्यता का निर्माण करा है, मतलब सभ्यता को खोजा जा रहा है। ठीक है, सभ्यता को खोजा जा रहा है। ये सब कहीं से बाहर से नहीं आई थी कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे इस जगह है तो यहाँ पे आके आप हड़प्पा सभ्यता की खोज करिए। नहीं, वहाँ के कुछ लोग थे जो वहां पर हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। तो लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो बात हम आपको बता रहे, जो कहानी आपको बताई जा रही वहां पे आप खुद को इमेजिन करिए कि हम वहां पर उपस्थित हैं और हम उस कहानी के पात्र हैं। तो इसलिए आपको ये जो 1815 की क्रांति बताई जा रही, तो आप खुद को वहां इमेजिन करिए कि हाँ हमारे अगल बगल ऐसा वातावरण है, तो आप उसको फील कर पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी के घर में किसी के घर का आदमी है, ठीक है, किसी के घर का आदमी है, अगर वो कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो मर जाता है तो क्या होता है, उसको मर जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाता है, क्या है। लेकिन ऐसी शासन व्यवस्था है कि उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। अगला क्या है, क्रांतिकारी है, ये भी हेडिंग आपको बताई जाएगी। लेकिन इसमें जो हमारी आती है, वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजतंत्रीय व्यवस्था के क्रांतिकारियों की स्थिति, ये आपको बताया जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। और ये हमारा जो टॉपिक था दूसरा, वियना कांग्रेस और वियना संधि का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछा जाता है, ये भी बताएंगे। और इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में कंप्लीट करे जाने वाले टॉपिक है। क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ये वियना वाला पूरा टॉपिक ही पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने क्या समझा, 1815 की स्थापित
रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कैसी थी वो हमने आपको बता दी बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब जो हमारी आगे की हेडिंग है, हमने क्या कहा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बताएंगे और उसके जो हमारे उसके अंदर की टॉपिक होते हैं सब टॉपिक वो आपको क्लियर कराते चलेंगे। बस डेली वीडियो देखते रहिए। इसकी एसएसटी क्लास 10 की, एसएसटी क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान, ठीक है। एसएसटी क्लास 10 की डेली वीडियो देखिए और हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसको देखते रहिए। इटली में क्रांतिकारी जिउसेपे मोत्सिनी द्वारा इटली के एकीकरण के प्रयास, यानी कि ये हेडिंग आपके एग्जाम में भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। हम आपको बता भी देंगे लेकिन बताने मात्र से हमारा काम नहीं होने वाला है, वो आपको समझाना भी पड़ेगा तब आप एग्जाम में लिख के आओगे। समझाएंगे आपकी भाषा में, नोट्स बनेंगे आपकी भाषा में बिल्कुल सिंपल वर्ड में और उसको आप पढ़िएगा। आपके एग्जाम तक वो नोट्स जाएंगे, खाली 1-1.5 पन्ने में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नोट्स बनवा के भेजेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। इसलिए डेली वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।